अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी बड़ी तादाद में रिजेक्ट क्यों होना शुरू हो चुकी है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमिग्रेंट्स पर इंग्लैंड को वार्निंग, इस पे बात करेंगे। ईयू कार्ड की कुछ अहम मालूमात है जो आप दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, उसको कवर करूंगा। काफी अहम इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद रेंता की नई लिमिट जारी की गई है। अब कितनी लिमिट तक आपको रेंता डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूं, उसमें स्पेन नेशनलिटी बड़ी तादाद में जो रिजेक्ट होना शुरू हुई है, इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमिग्रेंट्स पर इंग्लैंड को वार्निंग, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रेंता की एक नई लिमिट जो ऐलान हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तरतीब मिल जाएगा। आप दोनों और तीनों लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो स्पेन नेशनलिटी की बड़ी तादाद अब रिजेक्ट होना शुरू हो चुकी है, इस पे बात करता हूं और इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में स्पेन नेशनलिटी की बहुत बड़ी तादाद जो रिजेक्ट हो रही है, इस पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लॉयर्स की, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। असल में किस वजह से वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं? तशवीश का इजहार इस वजह से कर रहे हैं कि पिछले साल 2023 में पूरे साल में तकरीबन 7,300 फाइलें जो है उन्होंने रिजेक्ट की हैं, जिसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, कोई और वजूहात हो सकती हैं जिसमें उनका जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट का सही ना होना, उनका जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उनकी सही ना होना, उसके अलावा उनका जो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में ऐसा मसला निकल आना जिसपे उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं रहती और इस वजह से उनके केसेस को रिजेक्ट किया गया है। आपको पता है कि बहुत ज्यादा इसमें जो केस रिजेक्ट होते हैं वो आपके पेनालिस की वजह से होते हैं, यानी कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होता, यहाँ वाला या आपकी होम कंट्री वाला। और अगर इनको पता चल जाए कि आप किसी और मुल्क में भी कुछ अर्सा गुजारा है आपने, तो फिर आपसे ये उस मुल्क का करेक्टर सर्टिफिकेट भी डिमांड करते हैं, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है उस बंदे के लिए जो उस जगह पे दोबारा नहीं कभी भी गया। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों की जो है वो नेशनलिटी रिजेक्ट हो रही है, यानी कि कैंसिल हो रही है। अब तशवीश किस वजह से? तशवीश इस वजह से है कि पिछला साल जो 2023 का गुजरा है, पूरे साल में 7,300 कुछ फाइलें जो है वो रिजेक्ट की गई हैं। लेकिन 2024 में जो अदाद-ए-शुमार सामने आए हैं, और आपको मैं नीचे जो लिंक दे रहा हूं वहां पे आप खुद भी रीड कर सकेंगे। 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक अब तक जो है वो सिर्फ 3 महीनों में 4,000 जो है फाइलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो इस पे जो लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अगर यही लिमिट रहती है तो ये तो 16,000 पे पहुंचेगी इस साल के आखिर में, और इससे बढ़ भी सकती है। पूरे साल में अगर 2023 में जो है वो 7,300 यानी कि 7300 फाइलें रिजेक्ट हुई हैं, तो अभी सिर्फ 3 महीनों में 4,000 फाइलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। इस रेशियो से ये 16,000 या इससे ज्यादा की रेशियो बनती है साल की। तो इस पे उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इट्स मीन कि अभी जो है वो जो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। अब यहाँ पे ये भी उन्होंने जिक्र किया कि इसकी वजूहात क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं चल सकी कि मिनिस्ट्री ने इतनी ज्यादा यकदम सख्ती क्यों कर दी है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो जिनके केस में कोई ना कोई किसी तरह का भी छोटे से छोटा मसला है। तो इस वजह से आप लोगों को ये अलार्मिंग सिचुएशन में देता हूं कि आप लोगों ने अपने केसेस को जो है वो बेहतरीन करके, इसमें कोई भी ऐसा फाल्ता ना हो जो कि उनकी नजर में और आपकी फाइल को रिजेक्ट हो, क्योंकि अब उन्होंने बहुत ज्यादा बरीक बीनी से फाइलें चेक करना शुरू कर दी हैं। तो इसमें अब आपको एहतियात की ज्यादा जरूरत है। अपनी जो फाइलें हैं उसको बिल्कुल 100% छानबीन करके आप जो है वो सबमिट करवाएं। इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें वॉक्स का प्रेशर भी हो सकता है। जो इस वक्त लिमिट है स्पेन की वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज्यादा गैर मुल्कियों ने नेशनलिटी हासिल कर ली है। हो सकता है कि उस लिमिट को दोबारा से डिक्रीज करना चाहते हो, या क्या वजूहात हैं इस पे आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ नई डिटेल आई। बहरहाल ये खबर है
कि इस वक्त मिनिस्ट्री ने काफी ज्यादा सख्ती कर दी और बहुत बड़ी तादाद में फाइलों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा लोग जो है वो दोबारा कुर्सों की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। यूएनओ रिफ्यूजी एजेंसी और इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं यूएनओ की, उन्होंने वार्निंग जारी किया इंग्लैंड को। ये वार्निंग की नौबत क्यों आई है? क्योंकि इंग्लैंड में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो काफी ज्यादा इस कोशिश में है कि अगले महीने जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें किसी न किसी तरह से अवाम को ये कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जाए कि हुकूमत बहुत ज्यादा सीरियस है, उसने जो बातें की हैं वो पूरी कर रही है। उसमें एक बड़ी बात जो है, जो बड़ी डिमांड है, वो है रवांडा में इलीगल इमिग्रेंट्स को सेंड करना, यानी कि वहां पे भेजना, एक तरह से उनको डिपोर्ट करना। अब इस वक्त एक और वार्निंग भी जारी की गई है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से कि जो नए लोग बोट्स के जरिए आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए रवांडा में। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि हो सकता है कि हुकूमत उनको आते ही, जैसे वो यूके में इंटर होते हैं, उनको पकड़ के रवांडा डिपोर्ट कर दे। अब इस सारी सिचुएशन में अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी की है यूके को कि अगर इंग्लैंड ऐसी भी एक्टिविटी करता है, ऐसे इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को जो बोट्स के जरिए पनाह लेने की गरज से यूके में आते हैं और यूके उनको आगे थर्ड कंट्री में भेज देता है जहां पे ह्यूमन राइट्स की ऑलरेडी वायलेशन हो रही है और वहां पे सहूलतों का भी फकदान है, तो इस पे खुली खुली इंग्लैंड पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का चार्ज लगेगा। अब यूके की हुकूमत की तरफ से तो ऐसी अभी तक वार्निंग का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यूएनओ की तरफ से इसका भरपूर दफा किया जा रहा है, मुख्तलिफ अदालतों से रुजू कर दिया गया है। बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा हुकूमत नहीं कर सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ याद रखें कि मई में इलेक्शन है और हुकूमत का भरपूर ये रद्द-ए-अमल आ सकता है कि वो पहली फ्लैट या 2 फ्लैट लाजमी सेंड करे वहां पे, ताकि अवाम को ये बता सके कि वो वोट लेने के हकदार हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ तमाम सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने की चांसेस ना होने के बराबर है। लेबर पार्टी जो भारी अक्सरियत के साथ इन यूके के इलेक्शंस में जीतेगी। अब दोस्तों बात करते हैं ईयू कार्ड के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने ईयू कार्ड के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि यूनान के बहुत सारे भाई, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। यूनान के बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास यूनान का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, हम स्पेन में आगे काम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लें, कैसे हमने करना है, क्या है, ये तमाम चीजें वो पूछते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बनाई है, लेकिन मैं दोबारा इस टॉपिक को कवर करना चाहूंगा, तो वो बहुत सारे दोस्त जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं। यूनान का जो रेजिडेंट कार्ड है वो आपने वहां यूनान का, इटली का, पुर्तगाल के परमानेंट रेजिडेंट कार्ड में एक बहुत बड़ी खूबी है जो स्पेन के परमानेंट रेजिडेंट कार्ड में नहीं है, कि वहां का जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड इशू किया जाता है उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ईयू कार्ड किसी भी दूसरे शेंजन मुल्क में जाके, जहां जहां आपको इजाजत है उसको कन्वर्ट करवाने की। लेकिन स्पेन वाले को पहले कन्वर्ट करवाना पड़ता है ईयू कार्ड में, तब आप किसी और मुल्क में जाके उस पर काम कर सकते हैं। अब जो यूनान का ईयू कार्ड है, जो उसका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, वो आपने जब स्पेन में आना है, यहाँ पे आपने 1 साल का वर्क परमिट अरेंज करना है, सेम लाइक इसी तरह जैसे अरेगो वाले करते हैं। उस वर्क परमिट पे आपने काम शुरू करना है। आपको यहाँ का सोरी का सोशल नंबर, जो टैक्स नंबर है यहाँ का, वो इशू हो जाएगा। उस पे आपने काम करना शुरू कर देना उसी एम्प्लॉयर के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। 1 साल आपने काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ का जो नेक्स्ट 4 साल का कार्ड है वो मिल जाएगा और उसके बाद आप आगे जो है वो लार्गा दुरासियन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप यहाँ पे लीगल नहीं हो सकते। इस वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो है वो इस पे काम कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं रेंता की। रेंते की जो लिमिट है उसकी अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की तरफ से। जो नई लिमिट की अनाउंसमेंट की गई है उसमें 15,000 यूरो तक अगर आप सालाना कमा रहे हैं तो फिर आप रेंटा अगर नहीं भी डिक्लेयर करवाते तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं 1-2 चीजें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगा। एक तो जो पिछला रेंता की लिमिट थी वो थी 14,000, अब 15,000 कर दी गई है। अब यहाँ पे आप करवाएं या ना करवाएं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यह है कि आप रेंता लाजमी तौर पे डिक्लेयर करवाएं। अगर आपकी फैमिली साथ है उनका अपने साथ मिला के रेंता डिक्लेयर करवाएं।
अगर आप रेंता डिक्लेयर नहीं करवाते तो कल को अगर कोई इमदाद, कोई अयूदा, कोई सब्सिडियो, कोई इस तरह का मामला आता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपसे पहली जो डिमांड की जाएगी वो रेंता की ही जाएगी, क्योंकि वो वहीं से अंदाजा लगाते हैं कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, क्या आप एलिजिबल हैं उस इमदाद के लिए या नहीं है। अगर आप वो आपके पास होता ही नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है, फिर आप एलिजिबल नहीं रहते। इस वजह से उसको लाजमी डिक्लेयर कराएं, उससे फायदा उठाएं अगर नेक्स्ट किसी टाइम पे उसकी जरूरत पड़ती है। तो जहां तक रेंते की लिमिट की बात है, अगर कोई इस लिमिट के जरिए महफूज रहना चाहता है कि वो अप्लाई ना करे और डिक्लेयर ना करवाए, तो लिमिट हुकूमत ने वाजी कर दी है, आप इस रास्ते पे भी चल सकते हैं और डिक्लेयर नहीं भी करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।